Very good evening all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जजेस, मतलब न्यायाधीशों का विवेकाधिकार। देखिए, विवेकाधिकार क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रेसिडेंट, गवर्नर और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और कुछ जो HC हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके पास एक विवेकाधिकार पावर, विवेकाधिकार शक्ति होती है। विवेकाधिकार मतलब कुछ निर्णय वो अपने विवेक के अनुसार लेंगे। जैसे कि हम प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताएं तो प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही कोई भी कार्य आगे करने के होता है, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है, अपना विवेकाधिकार है। वो अपने विवेकाधिकार उपयोग करके चाहे तो मंत्रिमंडल की बात मान सकता है, उनकी सलाह मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता है। तो इसी तरीके से न्यायाधीशों के लिए भी एक विवेकाधिकार है, और ये कहाँ तक है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस संदर्भ में हम इस पर एक अच्छे से चर्चा करेंगे कि ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप जरूर इसको कर आए। तो ठीक है, देखिए, विश्व भर के अधिकांश जो उदार लोकतंत्र देश है, उदार लोकतंत्रों में न्यायपालिका को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को के लिए न्याय सुनिश्चित करना पड़ता है। मतलब न्यायपालिका के लिए हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में एक तो समता है, एक तो समानता है। समता का अधिकार एक समानता का अधिकार है। समता का अधिकार क्या होता है कि एक लेवल में जो है उनके लिए एक जैसा ना है, और समानता का अधिकार क्या है, सभी के लिए समान, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो समान होता है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समता को अपनाया गया है, जिसमें कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, कुछ स्पेशल लोग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, SC के लिए। तो यहाँ पर न्यायपालिका की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है। न्यायपालिका को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु सबसे प्रमुख प्राधिकरण माना जाता है, और भारतीय न्यायपालिका इस विषय में विश्व में सर्वाधिक सक्रिय और शक्तिशाली है। भारत के सभी न्यायालय देश के अनुभवी न्यायाधीशों से भरे हुए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान में नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। आपको पता होगा, इसी को कॉलेजियन सिस्टम भी कहते हैं। भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों को काफी अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, साथ ही उनमें निष्पक्ष और तटस्थ होने की भी उम्मीद की जाती है। हालांकि मानवीय प्रकृति के कारण न्यायाधीशों की निष्पक्षता और तटस्थता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का खतरा सदैव बना रहता है, किंतु कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि न्यायाधीशों ने ऐसे में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए स्वयं को मामले से अलग करने का निर्णय लिया। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में कोई भी लिखित प्रावधान न होने के कारण कई बार न्यायाधीशों के इस विवेकाधिकार पर भी प्रश्न लगाया जाता है ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जस्टिस मोहन एम ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला थे, उनकी जो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने को लेकर उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या फिर किसी जज को ये लगता है कि ये एक मुद्दा सेंसिटिव हो सकता है, तो वो उस मुद्दे को वहां से अलग रख लेते हैं। हालांकि जो जज होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करें, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर उन्हें निष्पक्षता कायम रखने के लिए, पारदर्शिता कायम रखने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से इस केस में बताया गया, मोहन एम जस्टिस केस में जिस तरीके से बताया गया कि सुनवाई से खुद को अलग रखने का प्रावधान कैसा है, तो इस मामले में हम थोड़ा सा डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। देखिए, जो सुनवाई से खुद को अलग रखने का प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान में लिखित रूप से कहीं पर इसका कोई नियम नहीं है। यह पूर्ण रूप से न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। साथ ही न्यायाधीश को इस संबंध में कारणों का खुलासा करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर उनको ये विशेष अधिकार देते हैं कि आपको इस संबंध में कोई भी कारण का खुलासा करने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों अपने आप को इस सुनवाई से खुद को अलग रख रहे हैं या फिर क्यों। तो यहाँ पर ये खुद का स्वयं का उनका विवेकाधिकार है। यहाँ पर
अधिकार है, ठीक है। जैसा कि हमें अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं, ऐसे ही इनको ये अधिकार दिया गया है। तो उसके बाद कई बार न्यायाधीशों के हितों का टकराव के मामले भी सामने आते हैं, तो जिस कारण से कई बार जो जज हैं वो अपने आप को उस मामले से अलग रखने का फैसला रखते हैं। यहाँ पर उस जज की निष्पक्षता पर आशंका जाहिर की जा सकती है, हालांकि और कई बार ऐसा होता है कि वो निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर इस तरीके के कृत्य करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार न्यायाधीश ने पूर्व में कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें किसी एक पक्ष का वकील के तौर पर प्रतिनिधित्व किया हो तो भी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर शंका उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा यदि किसी मामले में किसी एक पक्ष के साथ न्यायाधीश का व्यक्तिगत हित जुड़ा हो, तब भी न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके मामले की सुनवाई से अलग होने का निर्णय कर लेता है। जैसे कि अगर किसी न्यायाधीश का कोई रक्त संबंधी है, वो उस केस से जुड़ा हुआ, तो उस केस में पहले तो सरकार द्वारा ही ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि रक्त संबंधी के केस में उसके किसी को जज ना बनाया जाए। फिर भी अगर ऐसा होता है तो न्यायाधीश खुद ही अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके वो सुनवाई से अलग होने का निर्णय कर सकते हैं। हालांकि उक्त स्थिति के मामले में अलग होने के अथवा ना होने का निर्णय न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर भी निर्भर करता है। अब इसमें कुछ मामले, जैसे कि ये जो न्यायाधीशों का विवेकाधिकार है सुनवाई से अलग होने का, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, ठीक है। हाल ही में इसमें कई ऐसे 2018 में भी देखा गया था एक मामला। उसके बाद कुछ साल पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए मामले में संबंधित 3 न्यायाधीशों ने स्वयं को अलग कर लिया था। पहला तो जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह कहते हुए स्वयं को मामले से अलग कर लिया था कि वे सीबीआई के निदेशक को चुनने हेतु गठित समिति के हिस्सा थे। रंजन गोगोई के स्थान पर मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस ए.के. सीकरी को नियुक्त किया गया था, किंतु जस्टिस ए.के. सीकरी ने भी यह कहते हुए स्वयं को इस मामले से अलग कर दिया था कि वे उस पैनल का हिस्सा थे जिसने पिछले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया था। इसके पश्चात मामले में संबंधित एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए स्वयं को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया। मतलब जो एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका थी, ठीक है। अब ये आप ये देखिए, इसमें 3 जो जज थे, इनका कहीं ना कहीं ये तीनों इनके विवेकाधिकार, रंजन गोगोई के बाद जस्टिस ए.के. सीकरी, उसके बाद ए.वी. रामन्ना, ये तीनों ने कहीं ना कहीं या तो इनके करीब ही रहे होंगे या वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, तो उन्होंने अपने इस विवेकाधिकार का उपयोग करके यहाँ से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अब हम बात करते हैं इसमें संबंधित समस्याएं क्या होती है और इसकी आगे की राह होती है क्या होगी। देखिए, इस मामले में कुछ संबंधित समस्याओं के बारे में बताऊं मैं आपको, तो न्यायिक प्रथाओं के अनुसार न्यायाधीशों को किसी विशिष्ट मामले से स्वयं को अलग करने के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण इस संबंध में न्यायाधीशों की विवेकाधिकार शक्ति पर अनावश्यक प्रश्न लगते रहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास भी ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें भी उनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके, और वो उसमें भी उनको भी यही शक्ति प्राप्त है कि वो वहां पर उनको उसका कारण का खुलासा करना की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कारणों की लिखित व्याख्या मौजूद ना होने के कारण यह निश्चित करना काफी मुश्किल होता है कि इस प्रकार के निर्णय की आवश्यकता थी या नहीं थी। मतलब कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस होता है, उसमें अगर कोई जज अपने आप को उससे अलग रखने का या फिर उससे अपने आप को उससे अलग रखने का विवेकाधिकार रखता है, तो वहां पर ये पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखित रूप में कहीं पर नहीं लिखा है। इसके लिए कोई कानून नहीं है कि ये सही है कि गलत है। यदि मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायालय द्वारा गठित पीठ से कोई एक न्यायाधीश भी स्वयं को मामले से अलग कर लेता है, तो इस मामले में अनिवार्य रूप से देरी होगी, क्योंकि मामला पुनः मुख्य न्यायाधीश के पास जाता है और वे मामले की सुनवाई के लिए पुनः किसी को नियुक्त करते हैं। मतलब कहने का ये है
कि एक पीठ में 5 सदस्य हैं, पांच सदस्यों की बेंच ने सुनवाई करनी थी। इसमें से एक का कोई भी हित हुआ या भी कुछ भी हुआ और उसने अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके अलग होने का सोचा, तब यहाँ पर 4 रह जाएंगे। फिर से आपको चीफ जस्टिस के पास जाएगा, फिर से वो उसको +1 करेंगे, तो इसमें काफी समय व्यतीत होगा। और इस तरीके से आप देखा जाए जो न्याय आना चाहिए जिस समय पर, उस समय पर नहीं आता है और काफी तारीख पे तारीख चलती जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पद की शपथ लेते समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने तथा बिना किसी डर, पक्षपात के, द्वेष भावना के न्याय करने का निश्चय करते हैं। ठीक है, तो जब इनको पद की शपथ दिलाई जाती है तब क्या कहा जाता है कि आपको किसी भी डर नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, द्वेष भावना नहीं रखनी है, द्वेष भावना के बिना आपको न्याय करना है। पर यहाँ पर आप देखिए, अगर वो इस तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर उपयोग करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, या फिर आप ये कह सकते जो शपथ है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। यहाँ पर इंग्लैंड के पूर्व न्यायाधीश स्टीफन सैडली ने कहा है कि डर और पक्षपात किसी भी न्यायाधीश के स्वतंत्रता के दुश्मन होते हैं, अतः हमें डर तथा पक्षपात से बचने के यथासंभव प्रयास करने चाहिए। इस मामले से संबंधित पक्षों को अपनी पसंद की पीठ चुनने का अवसर मिलता है, जो कि स्पष्ट तौर पर न्यायिक निष्पक्षता के विरुद्ध है। आगे की राह देखें तो आगे की राह में वरिष्ठ वकीलों को और विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीश को किसी भी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग रखने के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण देना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत कारण हो या सार्वजनिक कारण हो। ये एक काफी अच्छा इसमें सुधार ला सकता है। उसके बाद 1999 में दक्षिण अफ्रीकी की संविधान में न्यायालय में कहा गया था, तो न्यायिक कार्य की प्रकृति में कई बार कठिन और अप्रिय कार्यों का प्रदर्शन भी शामिल होता है और इन्हें पूरा करने के लिए न्यायिक अधिकारी को दबाव के सभी तरीकों का विरोध करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट इसमें ये बताया गया है कि बिना किसी डर और पक्षपात के न्याय प्रदान करना सभी न्यायिक अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि वे विचलित होते हैं तो इससे न्यायपालिका और संविधान की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो इस कोटेशन के साथ ही इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।